नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां बिहार में फाइनल एग्जाम से पहले की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। बिहार की विधानसभा चुनाव में अब सियासी घमासान और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए ने यह बता दिया है कि कौन कितनी सीटों पर अब चुनाव लड़ने जा रहा है। अब सवाल ये उठ जाता है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला कब सामने आएगा। महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। आज सीईसी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। शाम तक सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। उधर दिल्ली में तेजस्वी यादव कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से आज मुलाकात भी कर रहे हैं, जहां वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब दिल्ली में महागठबंधन में सीटों पर फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आज दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईआरसीटीसी केस में लालू प्रसाद यादव के परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। जी हां, लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी तीनों पर कोर्ट आरोप तय कर चुकी है, जिसके बाद आरजेडी का कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अब और ज्यादा बढ़ चुका है। और देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला रहने वाला है, उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन सियासी घमासान कैसे छिड़ा हुआ है बिहार में, उसको लेकर सियासतदानों के रिएक्शन भी आप सुनिए। सीटों का समझौता हो गया है। सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर कर। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की, और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। बीजेपी प्लस 142 सारे दलों से बीजेपी ने निगोशिएट किया, और जदयू को 101 पर। इसको 101 मत कहिए, 141 101 कहिए, 142। लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। चुनाव सिर पे है और सर अभी तक इस तरीके की शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआर से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। चिंता नहीं करें, उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग। उनके इंतजार के बाद हम उस हिसाब से हम काम करेंगे, और हम दिल्ली हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। सीईसी के बैठक के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी ने वहाँ पे मीटिंग रखी है। उसके बाद हम लोग ज्वाइंटली या कैसे होगा हम लोग निर्धारित करेंगे। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए। 142 पर लड़ लिए बीजेपी, 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। 4 और 6 नवंबर की वो तारीख होगी जब बिहार में लोकतंत्र का ये महापर्व मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो सियासी बिसात है वो बिहार में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बिछाई जा रही है। पहले तक ये कहा जा रहा था कि एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, शायद अंतर्कलह की स्थिति है और इसीलिए देरी की जा रही है। लेकिन एनडीए ने यह साबित कर दिया है कि किसी तरह की कोई अंतर्कलह की स्थिति नहीं है। एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके सामने है, जहां बीजेपी और जेडीयू 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। साथ ही चिराग पासवान की पार्टी का जिक्र किया जाए तो 29 सीटें विधानसभा की यहां पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को दी गई है। लेकिन जब बात महागठबंधन की आती है, क्योंकि एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया है, लेकिन महागठबंधन को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और उसी का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है,
जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। राजेश तिवारी जी जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के, आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता, प्रोफेसर बादशाह आलम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी के प्रवक्ता, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत प्रोफेसर बादशाह आलम जी मैं आप ही के साथ करूंगी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, न सिर्फ इंडिया अलायंस के लिए बल्कि आरजेडी के लिए। अब ऐसे में आईआरसीटीसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर आरोप तय हो चुके हैं। तो सर, क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, इसका असर ये कोई बिहार के चुनाव पे तो पड़ता नजर नहीं आ रहा है सीधे तौर पर, क्योंकि बीजेपी जो है पॉलिटिकली वेंडेटा को इस्तेमाल करके इस तरह की केसेस जो है अपोजिशन के नेताओं पर ये लगाती है, और बिहार में किसी न किसी तरह से ये इनको सरकार बनाना है। तो अब ये जो इन्होंने पता नहीं ये प्रयोग कर रहे हैं या ये संयोग है कि इलेक्शन सर पे आया हुआ है, तो उस वक्त राउस एवेन्यू में जो है इसकी जो है तारीखें लग रही हैं। ठीक है, कोर्ट को जो हम लोग फेस करेंगे, और ये तो अभी आरोप लगे हुए हैं, इसको मजबूती से इसके फैसले कोर्ट को की देखा राउस एवेन्यू जाएगा। कोर्ट की तरफ से सर पहले ही इस चीज को लेकर कहा गया था ना कि आज जो सुनवाई होनी है, तो इसमें बीजेपी का रोल क्या है आप लोगों की नजर में? नहीं, देखिए, बीजेपी के तो जो वॉशिंग मशीन है, इनके आगे जो झुक जाए उसके ऊपर तो सारे केसेस को ये हटा लेते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में देखा गया। तो इस तरह की बात ये जो है इलेक्शन के मौसम में इसको लाके और इसका जो है फायदा बिहार में लेना चाहती है। तो बिहार में भी जो 6 तारीख को 11 तारीख को जो जनता की अदालत लग रही है, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इस चीज को हम लोग मजबूती से देखेंगे। जो आरोप लगे हैं तो उस आरोप का जो है जवाब दिया जाएगा, और वो कोर्ट के अंदर सही चीजें रखी जाएंगी। उसको अभी अवलोकन हम कर रहे हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगे। आपने चूंकि कहा कि अब ये संयोग है या प्रयोग, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसे इस पार्टी को इससे अब फायदा मिलता है। लेकिन कोर्ट में सुनवाई हुई, बीजेपी का हस्तक्षेप अभी भी समझ में नहीं आया। राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से तारीख का, यहाँ पर सुनवाई की तारीख क्या होगी, दलील कब दी जाएगी, ये तो पहले ही बता दिया गया था। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उससे पहले से ही यहाँ पर निर्धारित था कि आज सुनवाई होनी जा रही है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट अब बीजेपी के शय पर चल रहा है? देखिए, ईडी सीबीआई आज किसके कंट्रोल में है? सर, अभी ईडी और सीबीआई का तो कोई मामला ही नहीं है ना। अभी तो ईडी और सीबीआई का कोई मामला नहीं है। जो केसेस जो है बंद हो चुके थे, उन केसेस को खुलवा के उसके ऊपर जो है इलेक्शन के मौसम में इसके ऊपर जो है अपना बहस करवाना। प्रोफेसर बादशाह आलम जी, आप समझ नहीं रहे बात को। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है, राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आरोप तय किया गया। अभी ईडी सीबीआई का कोई रोल नहीं है सर। अभी राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जो आरोप लगाए गए आईआरसीटीसी मामले को लेकर तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव पर, वो सही है। देखिए, भाजपा बिहार के अंदर किसी तरह से ऐन कैन प्रकरण सरकार बनाना चाहती है, और वहां हमारे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। वो 2025 के जो है भावी चीफ मिनिस्टर हैं, और चीफ मिनिस्टर बनते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त ये भाजपा ये किसी न किसी तरह से इस पर रोक लगाने के लिए चाहे कोर्ट का सहारा लेना पड़े, चाहे तो क्या राउस एवेन्यू कोर्ट भी यही चाहते हैं? राउस एवेन्यू कोर्ट में जो बैठे हुए जज या वकील है, अधिवक्ता है, वो भी यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, इसलिए आज सुनवाई रख दी। नहीं, सुनवाई देखिए, ये हर चीज ये अब ये तो बताया ना आपको कि ये संयोग है या प्रयोग है, ये तो बिहार की जनता देख रही है। सीधा सीधा आप बोल नहीं पा रहे, संयोग प्रयोग का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। रंजीत मिश्रा जी, आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए आप लोगों के अलायंस सहयोगी पार्टी की अब मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ रही है, क्योंकि अब आने वाले समय में फिर से सुनवाई होगी और उसमें शायद सजा का ऐलान किया जा सकता है। अब आने वाले समय में क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देख रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर सजा होती है तो तेजस्वी यादव की पार्टी अकेली पड़ जाएगी। देखिए, अभी तो कोर्ट ने आरोप तय किया है, और जैसा बादशाह जी बता रहे थे कि ये कानूनी प्रक्रिया है, और उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने की बात लालू जी और उनके परिवार ने भी कही है। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, उस पर मुझे लगता है कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हाँ, एक बात जो बादशाह जी कह रहे थे, ये बात तो सही है कि विपक्ष के नेताओं के प्रति भाजपा का जो रवैया रहा है वो कहीं से भी सराहनीय नहीं रहा है, और जो कोई भी उनके साथ जुड़ जाते हैं उनके सारे आरोप खत्म हो जाते हैं, उनके केस वापस कर लिए जाते हैं। महाराष्ट्र उसका क्लासिक उदाहरण है कि जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जाकर कहते थे कि 70,000 करोड़ का इस व्यक्ति ने घोटाला किया है, और ये नेचुरली करप्ट पार्टी है, एनसीपी का मतलब भी समझाते थे। जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और उनके सारे केस वापस कर दिए गए।
तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार करके दिखाया है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का कैसे दुरुपयोग किया जाता है। तो उस बात पे तो बिल्कुल बादशाह आलम जी ठीक कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती रही है। लेकिन चूंकि मामला अब न्यायालय में है, न्यायालय ने आरोप तय किया है, तो अब उसका जवाब ये कानूनी रूप से देंगे और कानूनी लड़ाई हुई ये होगी। और जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है, देखिए बिहार चुनाव पर इन चीजों का असर नहीं होगा, इसलिए कि वहां की जनता समझती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसीज का दुरुपयोग करती है और प्रतिपक्ष के नेताओं को फंसाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा, उल्टे बिहार की जनता इसको और गंभीरता से लेगी और अपना निर्णय सुनाएगी। ठीक है, आलोक वत्स जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर लड़ रहे हैं, जबकि 2020 में स्थिति कुछ और थी, जहां पर 110 पर बीजेपी थी और 115 विधानसभा सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार बराबरी की यहां पर जो चीज स्थिति है वो देखने को मिल रही है। तो विपक्ष की तरफ से ये सवाल भी उठाया जा रहा है, जो कल तक बड़का भैया की भूमिका बिहार में नीतीश कुमार निभाते थे वो अब बराबर में है, यानी कि सीएम के चेहरे को लेकर जब बात आएगी तो शायद स्थिति परिवर्तित हो सकती है। देखिए ऋतु जी, ये सब परसेप्शन बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। परिस्थिति और स्थिति के कारण चेंजेस आना स्वाभाविक है और उसी परिस्थिति और स्थिति के कारण चेंजेस हुए हैं। बट चेंजेस में कोई मर्मरिंग नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है, सब संतुष्ट हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अब रही लालू यादव जी की बात, तो पहले से वो ऑलरेडी वो अक्यूज्ड है और ये तो एक नया केस है जिसमें अगर उनके ऊपर आरोप तय हो गया है तो हो सकता है उनके ऊपर सजा भी कोई मिले। इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? क्या कोर्ट बीजेपी के इशारे पे चल रही है? सर यही तो कह रहे हैं प्रोफेसर बादशाह आलम जी, उन्होंने डायरेक्ट वे में नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्ट वे में यही कहा, कहने की कोशिश की। देखिए ऋतु जी, कहने को आप कुछ भी कह दी, कहने को तो राहुल गांधी जी कहते थे चौकीदार चोर है और कोर्ट में जाके माफी मांगना पड़ा। नरेंद्र सरेंडर टाइम फीस हो गया। एफआईआर में इन्होंने कहा कि वोट चोर और देख लिया आपने एफआईआर में कुछ है ही नहीं। मैं तो अभी बिहार में ही हूँ और मैं यहाँ के लोगों से दिन भर मिल रहा हूँ। मुझे तो अभी तक पिछले 14 दिन में एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि जी एसआईआर के तहत मेरा वोट कट गया है। नॉट अ सिंगल पर्सन। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। ये बहुत मेहनत करते हैं राहुल गांधी जी और बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो पॉलिटिकली नौसिखिए हैं। वो इनको ऐसी चीज बता देते हैं करने के लिए जिसका प्रभाव उलट पड़ जाता है। 1300 किलोमीटर का अगर मेरे से पूछिएगा कोई नेट रिजल्ट था तो वो था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली में देके उसका समापन हुआ। एसआईआर से तो कुछ मिला नहीं, गाली से लोग आहत हुए, जिसका इनको क्षति अभी जो अवश्यम भावी चुनाव है उसमें झेलना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कोई शोभा नहीं देती हैं इतने बड़े नेता को। उनको अपने पॉलिटिकल साथियों को ऐसा चुनना चाहिए जिनको जनता की नब्ज पता हो, जनता के बारे में जानकारी हो और क्या मुद्दा होना चाहिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब उन्होंने कोई चीज लेकर पूरे देश में हंगामा किया है वो टाइम फिश हो गया है। ठीक है, मैं 3 उदाहरण आपको दे चुका हूं। ठीक है, राजेश तिवारी जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन आप लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज नॉट वेल है और उसी को लेकर महागठबंधन आप लोगों पर आरोप लगा रहा है। लेकिन सर उससे पहले मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों की नजर में, जेडीयू की नजर में बिहार का बाजीगर कौन है? देखिए, महागठबंधन की जहां तक बात है, महागठबंधन में कभी भी ऑल इज वेल रहा ही नहीं है। अभी ताजा आपको उदाहरण बता रहे हैं कि अभी इन लोगों को कह रहा है कि इन लोगों का भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, कौन कितना सीट पर लड़ेगा ये तक नहीं हुआ है। अभी यहाँ बिहार में जहानाबाद जिला है, घोसी है,
वहां से आरजेडी अपना कैंडिडेट दिया है और इसके पहले अभी कुछ देर पहले जो है सिंबल माले दे दिया अपना वहां के विधायक का। यहाँ पटना में दीघा विधानसभा है, वहां माले अपना सीट सिंबल दे दिया, अब बजाते अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर लगा भी दिया है कि देखिए इनको हम दे रहे हैं। तो ये स्थिति है, गठबंधन आपस में इन लोगों का महागठबंधन के रूप में बदल चुका है। एक दूसरे के बीच में सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं और दिखाने के लिए एनडीए पर। एनडीए में तो हम लोग शुरू से कहते थे कि पहले सब घोषणा होगा। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाते जदयू ऑफिस में हो गया कि 4 बजे पूरे 243 विधानसभा का कैंडिडेट का नाम का घोषणा हो गया। सीट शेयरिंग का हो ही गया है कल का, आज 4 बजे जो है पूरे कैंडिडेट का घोषणा हो गया। हमारे यहाँ चूंकि नीति है, नियत है और नेता है और उसी के बदौलत हम लोग लड़ रहे हैं और यही हमारी जनता का विश्वास है जो नवंबर 2005 से लगातार चले आ रहे हैं। ये आपस में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अब धन संपत्ति अर्जित करने के बचाने के लिए ये लोग आपस में नूराकुश्ती कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि इन लोगों का आपसी स्वार्थी टकराव शुरू हो गया। आज जहां तक न्यायालय की बात है, तो न्यायालय क्या बात है, 2004 से लेकर के 9 के बीच में रेल मंत्री रहे, उस समय का IRCT घोटाला है, ये कौन नहीं जानता है। इनके बदौलत कितने लोग आज जेल में है या और तो किस किस तरह का मॉल बन रहा था, क्या क्या स्थिति होता, ये हर कोई जान रहा है। तो ये इन लोगों का ये है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू। जब न्यायालय ने जब इनको बेल देगा तब कहेंगे कि न्यायपालिका पर हमें विश्वास है। अगर न्यायालय का अगर इनको दोषी ठहरा रहा है, जांच में सही पाया जा रहा है, तो ईडी और सीबीआई कर रहे हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं भैया, जब महाराष्ट्र की जो उन पर आरोप लगा था या हेमंत बिस्वा शर्मा पर जब आरोप लगा रहा था और हम लोग कह रहे थे कि ये गलत किए हैं, तो आप लोग कहते थे नहीं नहीं ये तो हरिश्चंद्र का अवतार है, ये घोटाला कर ही नहीं सकते हैं, ये दोषी है ही नहीं है। तो जब वो हमारे ओर आ गए तो फिर कैसे दोषी हो गए, क्योंकि आप ही लोग तो उस समय कहे हैं, क्लीन चिट दिए हैं कि नहीं ये दोषी है ही नहीं है। और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये कहे थे, तो प्रधानमंत्री जी कहे थे तो क्यों नहीं उस समय पार्टी से निकाल दिए आप, कि प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि ये घोटालेबाज है तो नहीं निकाले। उस समय तो आप कहते थे कि नहीं ये सही है, और अब हमारे ओर आ गए तो कह रहे हैं कि हम तो आपका सम्मान रख करके कि आप लोग सही बोलते हैं, आप लोग क्लीन चिट दे दिए तो इसलिए हम लोग ले लिए, इसमें क्या बुराई है। मैडम, बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप है। महागठबंधन आपस में नूरा कुश्ती कर रहा है। यहाँ तक इनका मुकेश सहनी कह रहे हैं कि महागठबंधन बीमार है, हम जा रहे हैं दिल्ली इलाज करने के लिए। तो ये स्थिति है। आज इन लोगों के पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, आपस में विखंडित हुए हैं और जदयू से लेकर के पूरे एनडीए गठबंधन एकजुट है। हम लोग 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके घोषणा कर रहे हैं और हम लोग बिहार के विकास के लिए, माताओं बहनों के एकजुटता के लिए पूरे समर्थन के साथ हम लोग एक और सवाल को मैं ऐड ऑन करूंगी। सवाल आपसे राजेश तिवारी जी, एक और सवाल आपसे है कि जो 2020 में स्थिति थी जहां पर 115 विधानसभा सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था और 110 पर बीजेपी के थे, लेकिन इस बार दोनों ही 101 सीटों पर अब चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि जो कल तक नीतीश कुमार यहां पर बड़का भैया की भूमिका बिहार में निभाते थे, अब वो बड़े भैया नहीं रहे, अब बड़े भैया यहां पर बीजेपी के दिग्गज बन चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर एनडीए का हम यहां पर जिक्र करें तो एनडीए के भी जो एलजेपीआर है, चिराग पासवान की पार्टी है, तमाम राजनीतिक पार्टी है, वो जेडीयू से पहले एनडीए के साथ है। तो ये कहा जा रहा है कि 101 सीटें तो आपकी हो गई, लेकिन एनडीए की टोटल 124 सीटें होती हैं। तो अब बड़का भैया की भूमिका में बीजेपी है। मैडम, हम लोग ना बड़का भैया है एनडीए में कोई और ना छोटका भैया एनडीए में, सब कोई जुड़वा भाई हैं। और हम लोग सभी पांचों पांडव, 5 दल मिल करके इन भ्रष्टाचारी और इन कौरव सेना जो परिवारवादी हैं, इन लोगों को हम लोग बिहार से जो है जब्त कराने में लगे हुए हैं। हम लोग कोई अपने में अपने बड़का भाई छोटका भाई की स्थिति में नहीं है। हम लोग 5 उंगली की तरह से और विगत 20 वर्षों से हम लोग लगे हुए हैं। 101 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे तो उस दौरान स्थिति और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर। 2020 में मैडम 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी है, इस बार 55-60 जाते जाते इन लोगों का हालत खराब है। आप आरजेडी का देख लीजिए, आरजेडी में इसमें सब कोई दिख रहा है। उधर से आपका हेमंत सोरेन बॉर्डर से झारखंड से कर रहे हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं कि नहीं होगा तो हम अकेले घोषित करेंगे। हर स्थिति विद्रोह वाला स्थिति है महागठबंधन में, क्योंकि वहां स्वार्थ की लड़ाई है। ठीक है, महागठबंधन में कुछ भी सही नहीं है प्रोफेसर बादशाह आलम जी, ये एनडीए के तमाम दिग्गजों की तरफ से पहले ही कहा जा रहा है। लेकिन ये चीज मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि बीजेपी और जेडीयू तो बराबर बराबर चल रही है 101 सीट पर, तो क्या आरजेडी और कांग्रेस भी उस तरह का फॉर्मूला अपना सकती है जहां दोनों पार्टी एक साथ आगे बढ़े? देखिए रितु जी,
महागठबंधन में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों की सारी सहमति हो चुकी है। आपको शाम तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बता दिया जाएगा। कोई झंझट नहीं है हमारे यहाँ। या हमारे ये तिवारी जी जो कह रहे हैं कि इनके यहाँ सिर्फ टोवल है, अरे सिर्फ टोवल तो आपके यहाँ है। आप जो बड़े भाई की भूमिका निभा रहे थे और वो भूमिका निभाते निभाते आज आप जुड़वा भाई कह रहे हैं 2025 सिंबल दे दिए हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? टीवी पर आकर के सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। और सिंबल देते हुए वहां पर भाजपा लड़ने जा रही है चुनाव। आप कहीं नजर नहीं आएंगे 225 में, 2025 के इलेक्शन में बिहार में कहीं नजर नहीं आएंगे। आप महागठबंधन की चिंता छोड़िए, ना आरजेडी में कोई रिक्त है, ना कांग्रेस में कोई रिक्त है, ना वीआईपी पार्टी में कोई रिक्त है। हमारी सारी चीजें तय है और एक साथ हम लोग मुस्तैदी के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप अपना कुंभा बचाइए। आपका ये 2025 में बिहार से सफाया है और आपके साथ साथ बीजेपी अरे पहले कांग्रेस को मनाइए कि बिहार की जनता ये देख रही है। क्या स्थिति है? तेजस्वी यादव को नेतृत्व स्वीकार कीजिए। आपका जो स्थिति है, ठीक है सर, एक एक करके एक आखिरी रिएक्शन में आप सुनूंगी रंजीत मिश्रा जी, क्योंकि जो सवाल का जवाब चाहिए था उस सवाल का जवाब बादशाह आलम जी नहीं दे पाए हैं। सवाल आपसे भी यही रहेगा कि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू एक साथ आगे बढ़ रही है 101 सीट पर, तो क्या वो महागठबंधन में स्थिति देखने को मिलेगी कि आरजेडी और कांग्रेस भी बराबर सीटों में यहाँ पर आज शेयरिंग कर ले? हम तो 243 सीटों प्रोफेसर बादशाह आलम जी, लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ, एक सेकेंड। रंजीत मिश्रा जी, देखिए, जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे मित्र हैं वो पता नहीं किस बात पे गर्व कर रहे हैं। 145 सीट कभी लड़ते थे, अभी घट के 100 सीट पे आ गए हैं। और दूसरी बात कि जिस व्यक्ति को मोदी जी ने हनुमान बना के इनकी लंका जलाई थी, उनके साथ गठबंधन को मजबूर है और फिर ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर ये बात करते हैं। आप ये देखिए कि कुछ ही दिन पहले प्रशांत किशोर जी ने इस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे किस तरह का हत्या का मामला रहा, हत्या और जिस तरह से अलग अलग अपराध और अलग अलग भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया। एक मंत्री के बारे में कहा कि 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति उन्होंने अवैध तरीके से इकट्ठी कर ली। इनके जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पूरे अस्पताल को हड़प लिया। एक से एक गंभीर आरोप हत्या के, हड़पने को लेकर और कई तरह के आर्थिक अपराध को लेकर उन्होंने लगाए और जनता दल यूनाइटेड का मुंह नहीं खुला उन चीजों पर। आप ये देखिए, ठीक है, सीधे तौर पर ये कहना है कि इस बार बिहार का जो विधानसभा चुनाव है काफी दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन सर मेरा सवाल आप दोनों ही विपक्षी पार्टियों से ये था कि क्या इस बार आरजेडी और कांग्रेस एक साथ आगे बढ़ेगी जैसे बीजेपी जेडीयू आगे बढ़ रही है? लेकिन उस सवाल का जवाब आप दोनों में से किसी के पास नहीं है। बहरहाल चूंकि समय की कमी है, मुझे चर्चा को यही खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।